अच्छा भैया, आज हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। हमने कंस्ट्रक्टर सादा बनाना देखा है, हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर देखा है, अब हम देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखने से पहले आप मेरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाली वीडियो देख लें तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आ जाएगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ, मैंने अपनी पॉइंट क्लास में चेंजेस कर ली। हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बना दिया है, उसका नाम रखा है PTR, हमारा डाटा मेंबर बन गया है। हमने इसके लिए सेट फंक्शन बनाया है, ये एक पॉइंटर रिसीव करेगा और वो उसको साइन कर देगा। और हमने गेट फंक्शन भी बना दिया है जो कि उस पॉइंटर को रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमने पॉइंटर रिटर्न टाइप रखी है। और प्रिंट करते हुए हम पॉइंटर की वैल्यू दिखा रहे हैं स्टैटिक PTR यूज़ करके। अगर आपको ये नहीं चीज़ पता तो मेरी पॉइंटर वाली भी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसका मकसद ये होता है कि अगर हम यहाँ पर एक P2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम इसको वैल्यू जिस तरह हमने इधर असाइन की हुई, हमने तो इसको नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो इंटीजर वैल्यूज़। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको ये इंटीजर वैल्यूज़ ना दूँ, बल्कि जो मैंने ऊपर P1 पॉइंट बनाया है मैं इसको ये चीज़ पास करा दूँ। इस तरह करके अगर मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कराना चाहूँ तो इसके लिए हमें अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे किस तरह, जिस तरह नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होता है उस तरह कंस्ट्रक्टर का नाम रखें। अब इसको जो वैल्यू पास होगी, इसको वैल्यू क्या पास हो रही है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट पास करेंगे। लेकिन इसको जो ऑब्जेक्ट पास होगा वो कॉल बाय रेफरेंस करके होगा। जब वो कॉल बाय रेफरेंस होगा तो उसको पता लग जाएगा अच्छा अभी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? नॉर्मली अगर हम एक्स, अपना जो मैपमर है उसको हम p.x कर दें कोई मसला नहीं। ये हम सीधा अगर हम इधर हम लिखते हैं P2 इक्वल टू P1 तो वो उसको इसी तरह x को दे देगा और y को दे देगा। लेकिन मसला तब आता है जब आपके पास डेटा मेंबर्स में पॉइंटर्स आ जाते हैं। तो पॉइंटर्स में मसला क्या आता है अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं y इक्वल टू P.y भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम P1 के पॉइंटर को सॉरी सेट अगर हम P1 के पॉइंटर को सेट करते हैं और इसको एक वैल्यू देते हैं, हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करके इसको एक इंटीजर बना के भेजेंगे। इंटीजर किस तरह बनाएंगे, हम लिखेंगे न्यू इंट और हम बोलेंगे 10, उस इंटीजर की वैल्यू होगी 10। अब देखिए मैंने उसको इंटीजर करके भेजा है क्योंकि जो अगला रिसीव कर रहा था वो इंटीजर पॉइंटर था। अब मैंने उसको इस तरह डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करके उसको एक एड्रेस भेज दिया, नया इंटीजर जिसका नाम, जिसके अंदर वैल्यू 10 होगी। ये हमारी मेमोरी में यहाँ पर 10 बनेगा। ये हमारे पास वो इंटीजर आ जाएगा। मेमोरी ब्लॉक PTR जो है वो इस वाले मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ P2 इक्वल टू, अगर मैं P1 लिखूँगा तो वो क्या करेगा, जो हमारे P1 की x और y वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू क्या है 5 है, y की वैल्यू 2 है, और PTR को हमने इस तरह पॉइंट करा दिया। इसी तरह हम यहाँ पर P2 बनाते हैं, P2 के पास 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जो पॉइंटर की वैल्यू है वो हमें इसी ब्लॉक के साथ पॉइंट करने लग जाएगा जो हमारा 10 बना हुआ है। हमारा हम कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्या चाहते हैं कि वो पॉइंटर जो है वो इस ब्लॉक को ना पॉइंट करे बल्कि एक अपने लिए एक नया पॉइंट ब्लॉक बनाए और उसके अंदर 10 वैल्यू पड़ी हो। नॉर्मली अगर हम सिंपल इस तरह लिख देते हैं यहाँ पर PTR इक्वल टू जो वैल्यू पास हो रही है उसका PTR, तो ये चीज़ करने से क्या होगा, ये वाला जो पॉइंटर है ये इसी वाले ब्लॉक को पॉइंट करने लग जाएगा। इसका जो एड्रेस होता है वो असल में इसके पास आ जाता है। तो एड्रेस तो एक ही मेमोरी ब्लॉक का ना, तो इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये इसको पॉइंट ना करे बल्कि एक नया इधर मेमोरी ब्लॉक बनाए, इधर वैल्यू पड़ी हो 10, और इस तरह करके वो इसको पॉइंट करने लग जाए। कॉपी कंस्ट्रक्टर का असल में ये मकसद होता है ताकि जो भी इसमें नए हमारे ऑब्जेक्ट के पास वैल्यूज़ हों वो इसकी अपनी वैल्यूज़ हों, बल्कि किसी और की वैल्यूज़ से रिलेशन ना हो उसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर PTR को बोलेंगे आप एक नया इंटीजर ब्लॉक बना दो। जब हमने न्यू इंट लिखा ना तो उसने यहाँ पर एक नया इंटीजर ब्लॉक बना दिया और उसके साथ पॉइंट करने लग गया। तो इस ब्लॉक का एड्रेस हमारे PTR के पास आ गया है। अब हमने इस PTR के ब्लॉक के अंदर वैल्यू रखनी है। वो वैल्यू क्या रखेंगे, हम उसके अंदर वो वैल्यू रखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट जो हमने पास कराया हुआ है उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर करेंगे PTR। अब हमने कहा है कि हमने वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक, इसको मैं हटा देता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं, स्टैटिक PTR इक्वल टू स्टैटिक PTR। तो इस तरह क्या होगा, जो इस PTR की वैल्यू होगी, इस PTR की वैल्यू क्या है वो इधर आएगा। इस ब्लॉक में 10 पड़ी थी तो इसकी वैल्यू सेट कर देगा 10। तो इस तरह करके हम अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट न्यू मेमोरी ब्लॉक्स फॉर आवर करंट ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर P2 को प्रिंट कराऊँ वो आपको
कि उसने आपको पहले पॉइंट्स दिखाए कि P2 के पास एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, फिर उसने PTR की वैल्यू दिखा दी कि PTR अब 10 को पॉइंट कर रहा है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर हमारे कहीं प्रोग्राम में ये P1 ख़त्म हो जाता है यानी कि डिलीट हो जाता है, तो वो क्या होगा, अगर ये इसी को पॉइंट कर रहा होगा तो वो जब P1 डिलीट होगा तो हमारे पास ये वाला मेमोरी ब्लॉक भी डिलीट हो जाएगा। तो ये जो इसके पास जो PTR के पास एड्रेस था वो अब यूजलेस हो जाएगा, तो इसके पास एक गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करके हम एक नया ब्लॉक बना दें। इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को एक तो हम इस तरह करके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम पॉइंट P2 बना के इधर ही वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना चाहें, जिससे हम इंटीजर वेरिएबल्स बनाते हैं, तो हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस तरह भी यूज़ कर सकेंगे। इस तरह जब हम कॉल करेंगे तो वो हमने जो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है यही रन हो जाएगा।